हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मार्केट्स में अपकमिंग वीक में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसके ऊपर हमको नज़र रखनी है। इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते बाजार में हम कह सकते हैं जो एक रिकवरी आनी चाहिए थी वो रिकवरी आई, और कह सकते हैं हमारे चेहरों पर मुस्कान भी लाई, क्योंकि अपने आप में देखिए मार्केट्स जिस तरीके से खराब कर रहे थे पिछला हफ्ता दोस्तों जो रहा, उस समय निफ्टी ऑलमोस्ट 3.6% तक हमको बढ़ता हुआ नजर आया। और ये बात ध्यान रखिएगा कि निफ्टी में रिकवरी काफ़ी समय के बाद आपको इतनी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी, जहाँ पर मार्केट्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो करी। मार्केट्स ने ये दिखाया कि हाँ, मुझ में दम बाकी है। जो देखिए बाजार में कह सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट एक निराशा देख रहे थे, पिछला हफ्ता कह सकते हैं आशा भरा रहा, बिकॉज बाजार ने उस तरह की दमदार रिकवरी दिखाई। भले वो निफ्टी बैंक हो, भले वो दोस्तों बैंक मतलब निफ्टी बैंक भी हो, राइट। पिछले हफ्ते निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट रिकवर किया 4.66%। और अगर बैंक निफ्टी आपको 4% ज़्यादा रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब क्लोज टू 5%, निफ्टी ऑलमोस्ट क्लोज टू 4% रिकवर करता हुआ दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक रिकवरी अच्छी आई है। जो हमने लास्ट 6 महीनों में एक बड़ी गिरावट देखी थी, जहाँ पर निफ्टी देखिए बिल्कुल सिर्फ नीचे के अलावा और कुछ नहीं गया, बिल्कुल नीचे आता हुआ दिखा। ये एक रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट रिकवरी थी। और अपने आप में देखिए ऐसी रिकवरी जब आती है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए वो जो कॉन्फिडेंस लोगों का लॉस होता है, फिर से दोस्तों कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए काम आती है। और वो कॉन्फिडेंस जो गायब हो रखा होता है, वो कॉन्फिडेंस दोस्तों फिर से इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, सबका, देखिए जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वापस हमको आता हुआ दिखता है। तो बड़ी बात क्या हुई पिछले हफ्ते, देखिए पोर्टफोलियो रिकवर हुए, राइट। वो जो पोर्टफोलियो में आप कह सकते हैं कि हमने लगातार गिरावट देखी थी, पिछला हफ्ता पोर्टफोलियो रिकवरी वाला रहा। आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना पोर्टफोलियो रिकवर हुआ, कमेंट में ज़रूर अभी जाकर बताइए। मेरा खुद का पोर्टफोलियो रिकवर हुआ, एंड ऑब्वियस सी बात है आप सबका भी पोर्टफोलियो रिकवर हुआ होगा। भले वो देखिए डायरेक्ट स्टॉक्स वाला हो, भले वो म्यूचुअल फंड्स वाला हो, सब में आपने एक दमदार रिकवरी देखी। लेकिन ज़रूर मार्केट्स को अब कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स का सामना करना है वो अब हम बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यूएस मार्केट्स। जिस तरीके से दोस्तों यूएस मार्केट्स ने पिछले हफ्ते का पूरा कह सकते ट्रेडिंग दिखाया, पिछले हफ्ते डाउ ऑलमोस्ट 1.27% बढ़ा, लेकिन नेस्डैक इसके सामने अगर आप देखेंगे जो गिरावट है वो भली आपको उतनी देखने को नहीं मिली, बट 0.35% ही चला। देखिए अमेरिकन मार्केट्स में आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है पिछले 1 महीने के अंदर। काफ़ी तेज़ी से दोस्तों अमेरिकन मार्केट्स गिरते हुए देखने को मिले हैं। और अमेरिकन मार्केट्स गिरे किसके कारण है, वो देखिए नन अदर देन कौन, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके की पॉलिसीज देखने को मिली है, जो यहाँ पर कह सकते हैं काफ़ी मार्केट एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि इसका जो हीट है वो सिर्फ इमर्जिंग मार्केट्स को देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जो यूएस मार्केट्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं उनके ऊपर भी नजर आएगा। और ऑब्वियसली बात है वही देखने को मिला। अमेरिकन मार्केट्स में दोस्तों जो तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी पिछले कुछ महीनों में, उस तेज़ी में जो ब्रेक लगा, आप देखिए सीधे मार्केट्स किस तरीके से गिरे। इतना तेज करेक्शन आपको देखने को मिला अमेरिकन मार्केट्स में बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। जो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज है, जो आप कह सकते हैं वो अपनी बातों पे टिक नहीं पाते हैं, लगातार देखिए अपनी बातों को चेंज करते रहते हैं। उस पर दोस्तों मार्केट्स बिल्कुल भी कह सकते भरोसा नहीं किया और बाजार में गिरावट आई। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है दोस्तों उनकी टैरिफ पॉलिसी को लेकर। देखिए अभी भी उनका एक स्टेटमेंट निकल कर आया है भारत के ऊपर। उन्होंने कहा कि मेरी भारत से बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन लेकिन उन्होंने दोस्तों आगे ये कहते हैं कि टैरिफ से भारत भी नहीं बच सकता है। देखिए उन्होंने क्या कहा, ही हैज़ सेड कि वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, बट द ओनली प्रॉब्लम ही हैज़ विद द कंट्री दैट इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टेरिफाइंग नेशंस। जो भी देखिए टेरिफिंग बोलते हैं, नेशंस है पूरे दुनिया के अंदर। ये दोस्तों की तरफ से साफ साफ कहा गया, राइट। मतलब आप समझ सकते हैं कि देखिए उनका जो स्टैंड है वो क्लियर है कि भारत जो है वो लगातार टैरिफ लगा रहा है, तो हम उन पे भी टैरिफ लगाएंगे। और याद रखिएगा जो उन्होंने डेडलाइन दी है कि 2 अप्रैल से वो लगाना शुरू करेंगे, क्या, रेसिप्रोकल टैरिफ। और दोस्तों जो 2 अप्रैल की तारीख है उससे देखिए मार्केट्स बहुत डरा हुआ है, मार्केट्स को बहुत चिंता है, क्योंकि मार्केट्स को पता नहीं है कि देखिए ट्रंप की पॉलिसीज़ किस तरीके से 2 अप्रैल को निकलेगी। एंड इसलिए देखिए अगर आप लगातार देखेंगे इंडिया का स्टैंड, तो इंडिया ये कह रहा है कि बातचीत करिए, एक हम बीच का रास्ता निकालते हैं, ताकि कोई भी यहाँ पर ना आप दिक्कत में रहे ना हम दिक्कत में रहे। ये लगातार दोस्तों इंडिया की कोशिश है। पर जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का व्यू है वो यही है कि हम अमेरिका को ग्रेट अगेन बस इसी तरीके से बना सकते हैं, जब हम दूसरे देशों पर टैरिफ लगाएंगे तब जाकर हमारा जो देश है वो फिर से बढ़िया हो सकता है।
तो ये अगर आप देखेंगे लगातार उनका स्टैंड रह रहा है, लेकिन हाँ कोशिश जारी है। इंडिया ने देखिए कुछ प्रोडक्ट्स पे जो यूएस के थे उन पे टैरिफ कम भी किया, बट अगेन डोनाल्ड ट्रम्प अगर आप देखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हुए, और लगातार अगर आप देखेंगे जब भी उनसे भारत के बारे में पूछा जाता है तो वो लगातार एक ही स्टेटमेंट कहते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, तो भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे, और 2 अप्रैल वो तारीख उन्होंने तय कर दी है। सो ये देखिए अपना इंपॉर्टेंट कारण होने वाला है। लेकिन हाँ इसके अलावा एफआईआईज, देखिए इस हफ्ते एफआईआईज ने हमारे बहुत साथ दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्राइडे के दिन तो एफआई का जो डेटा है वो 7,470 करोड़ की बाइंग का आया। हाँ इसके पीछे का रीज़न आप कह सकते हैं एफटीएससी की रीबैलेंसिंग थी, इसमें कोई डाउट नहीं कि एफटीएससी की रीबैलेंसिंग के कारण अगर आप देखेंगे तो डेटा बहुत बड़े थे, बट ओवरऑल बाइंग हुई, और कितने की बाइंग हुई, 7,470 करोड़ की, 7,470 करोड़। इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर आप देखेंगे दोस्तों 5 दिन थे, राइट, 17th, 18th, 19th, 20, 21। इन 5 दिनों में से अगर आप देखेंगे तो 3 दिन एफआईएस का बाय का फिगर आया। 17 मार्च को सेलिंग करी करीबन 4,488 करोड़ की, और 19 मार्च को सेलिंग करी 1096 करोड़ की। बाकी दिन 694 करोड़ की बाइंग ऑन 18 मार्च, 20 मार्च को 3239 करोड़ की बाइंग, और आखिरी दिन 7,470 करोड़ की बाइंग। नहीं, आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो बाइंग है वो डेफिनेटली आपको काफ़ी देखने को मिली है एफआईज की तरफ से, एंड यही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कारण है। ये मार्केट्स में आपको एक तेज़ी भी देखने को मिली। देखिए एफआईआईज का पैसा बहुत महत्व रखता है, ये हम सबको पता चल चुका है, और इसी कारण आप समझेंगे तो मार्केट्स ने तेज़ी दिखाई। तो ये हफ्ता अपने आप में काफ़ी क्रूशल रहेगा कि एफआईआईज का जो आप कह सकते हैं थोड़ा सा मूड स्विंग हुआ है अमेरिका से, और जो फिर से वो इमर्जिंग मार्केट्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस हफ्ते भी उनकी बाइंग कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती है, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी भी अगर आप देखेंगे ऑन मंथ ऑन मंथ बेसिस एफआईआईज ने अभी तक 15,412 करोड़ रुपए इस महीने में भी निकाले हैं, और इसके सामने जो डीआईएस की बाइंग है, अगर इस महीने की भी पूरी बात करता हूँ तो वो क्लोज टू 30,000 करोड़ की हो गई है। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार एफआईआईज की जो सेलिंग है उसका डीआईएस बाइंग से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इस बार तो अगर आप देखेंगे तो 30,000 बाइंग है डीआईएस की, और 15,000 सेलिंग है एफआईआईज की। मतलब ऑलमोस्ट डबल अगर आप देखेंगे तो डीआईएस ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, ये आपको नोटिस में आएगा। देखिए इस हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, वो है दोस्तों हमारे फाइनेंशियल ईयर का एंड। जी हाँ, FY25 की आपको ओवरऑल एंड होता हुआ नजर आएगा, और FY26 की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, मंडे को, अगले हफ्ते के मंडे को मार्केट्स बंद रहेंगे। अगले हफ्ते के मंडे को दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, क्या होने वाला है, ईद होने वाला है, जिसके कारण मार्केट्स में हॉलीडे रहेगा। ठीक है, 31 मार्च 2025 को याद रखिएगा, मंडे है, और मार्केट्स उस दिन ईद उल फितर के कारण दोस्तों बंद रहेंगे। तो अब जब हम अगले हफ्ते फ्राइडे को बंद होंगे, उसके बाद सीधा हम खुलेंगे कब, ट्यूसडे को, और ट्यूसडे के बाद होने क्या वाला है दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हो जाता है। बात हम फाइनेंशियल ईयर की कर रहे हैं, और ठीक है, ना कि हम देखिए नॉर्मल ईयर की, जिस तरीके से कैलेंडर ईयर होता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर के बाद दोस्तों होगा क्या, 1 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी दोस्तों किसकी, FY26 की। ठीक है, 1 अप्रैल से FY26 की शुरुआत हो जाएगी, भले हम दोस्तों 2025 में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर इसी तरीके से चलता है। तो इस हफ्ते दोस्तों आपको और वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है, बिकॉज काफ़ी लोग अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं, काफ़ी लोग अपनी लॉस बुक कर सकते हैं। बिकॉज होता क्या है, देखिए टैक्स प्लानिंग की जाती है। वैसे में मुझे लगता है कि देखिए काफ़ी लोगों ने अपना लॉस ऑलरेडी बुक कर लिया होगा, जिस तरीके से टैक्स प्लानिंग चलती है। क्योंकि होता क्या है ना, देखिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो लोग चाहेंगे कि कितना कम से कम हम हमारा टैक्स भरे, बेटर तो वही है। तो वही देखिए कोशिश रहती है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। अगर लोगों को मुनाफा बुक करना है तो वो भी कर सकते हैं, अपना लॉस भी चाहे तो लोग बुक कर सकते हैं, ताकि देखिए टैक्स में एडजस्टमेंट देखने को मिल जाए। सो वो भी एक बड़ा कारण होता है दोस्तों कि जब आखिरी का महीना रहता है तो उसमें मार्केट्स इस तरीके से काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग ये भी करते हैं। ठीक है, सो इस हफ्ते दोस्तों फ्रेंड्स मंथली एक्सपायरी भी है, ऑब्वियस ही बात है। इस हफ्ते आपको मंथली एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी। मार्च के जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी देखने को मिलेगी, और मंथली एक्सपायरी ऑब्वियस ही बात थोड़ी सी ज़्यादा आपको वॉलेटाइल रहती है रेदर देन की जो वीकली एक्सपायरी रहती है। तो मंथली एक्सपायरी भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ मंथली एक्सपायरी में के बाद भी याद रखिएगा एक्सपायरी में चेंज होने वाला है, बिकॉज इफेक्टिवली याद रखिएगा एनएससी ने कह दिया है कि 5 अप्रैल से अब जो एक्सपायरी डे है उसको चेंज करके मंडे को कर दिया जाएगा। तो जो निफ्टी की एक्सपायरी डे है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। कब से, 5 अप्रैल से इफेक्टिवली ये शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो एनएससी का सर्कुलर आया था 4 मार्च को, उसमें एनएससी ने जो अपने डेरिवेटिव ट्रेडिंग की पूरा डेट था उसको चेंज कर दिया, और अब उसको इफेक्टिवली मंडे कर दिया। तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। बाकी देखिए US डॉलर, ये तो नज़र रखना ही है हमको। इस हफ्ते
रुपया मजबूत होता हुआ देखने को मिला डॉलर के मुकाबले। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे डॉलर जो एक समय पे 87.5 के पार चला गया था, अगर इस हफ्ते आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 86 करंटली चलता हुआ दिख रहा है। तो रुपया ने इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रेंथ शो करी। अब देखना ये कि अगले हफ्ते किस तरीके से रुपया स्ट्रेंथ शो करता है। ये बात ध्यान रखिए, एफआईएस का नज़र रुपये पे भी रहता है, बिकॉज रुपया किस तरीके से डिप्रिसिएट हो रहा है उसे देखिए उनको भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा सोना, राइट, लगातार अगर आप देखेंगे तो गोल्ड मजबूत पे मजबूत होता हुआ दिख रहा है। करेंटली अगर आप देखेंगे तो जैसे भोपाल में अभी दिख रही है, दिल्ली में अगर आप देखेंगे रेट्स जो दिख रही है 90,890 रुपीज़ का, याद रखिएगा आपको 10 ग्राम ऑफ गोल्ड देखने को मिला। तो जिस तरीके से देखिए मार्केट्स वीक हुए, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ गया? सोने में गया, राइट, गोल्ड में गया। और गोल्ड लगातार दोस्तों मजबूत होता गया है पिछले एक साल के अंदर। तो अगर आप नोटिस करेंगे जिस तरीके से गोल्ड बढ़ता हुआ दिखा है 34%, याद रखिए 23 मार्च से 21 मार्च के बीच में 34% का रिटर्न दोस्तों गोल्ड ने दिया है। मतलब सोना जिस तरीके से चलता हुआ नजर आया अपने आप में इनक्रेडिबल। कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार की सोने में तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन सोने ने कह सकते हैं सब एसेट क्लास को पीछे छोड़ दिया। तो यही है दोस्तों सारे इवेंट्स जिसके ऊपर हमको नज़र रखनी है। ऐसे अगर आप देखेंगे इस हफ्ते कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स नहीं होने वाले, लेकिन हाँ अब याद रखिए मार्च खत्म होने के बाद आपको Q4 के रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, तो मार्केट उसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट अब दोस्तों बाजार का टाइम शुरू होने वाला है जिसके ऊपर मार्केट्स का नज़र रहने वाला है। तो देखते हैं अब होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।